students, I, Dr. Kavita Gupta, Associate Professor and Head of the Department of Commerce, KLP College Rewari, affiliated to IG University Mirpur. Today, I am going to continue with my last video based on the chapter Consignment Accounting from the book titled Financial Accounting by D.K. Goyal, which is prescribed for the syllabus of BCom first semester for MD University Rohtak, Kurukshetra University Kurukshetra and IG University Mirpur. In the previous videos, we have discussed introduction, meaning, concept, terminology and accounting procedure of consignment accounting. So now I will be continuing with the remaining part of the consignment account. Students, your focus should be on the screen if we want to understand the concept fully. First, discuss valuation of stock on consignment. Students, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है और कंसाइनी उसमें से सेल करता है तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि सारा का सारा गुड्स सेल हो जाए। तो टोटल गुड्स सेंट में से अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और उस स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में आपको नहीं दी हुई होगी तो हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन में उस स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। तो पॉइंट इज हाउ टू वैल्यूएट द स्टॉक। So following are the procedures to calculate value of stock on consignment. कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इज सबसे पहले कैलकुलेट करें परचेज प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैसे? आप ये चेक करेंगे सबसे पहले कितने यूनिट्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी, उस यूनिट सेंट में से यूनिट सोल्ड माइनस करें तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड। उसको मल्टीप्लाई करें परचेज प्राइस पर यूनिट से तो फर्स्ट फिगर आ जाएगी परचेज प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। उसमें ऐड करें प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ही नॉन रिकरिंग होते हैं, तो टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सेंट से और मल्टीप्लाइड करें नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड से। इस तरह से प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल कर उसको ऐड कर दें। थर्ड स्टेप, ऑल्सो ऐड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। जैसे कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड किए वैसे ही कंसाइनी के भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट शेयर ऐड करें, उसके कैलकुलेशन भी सेम वे में करें। टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सेंट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड। तीनों फिगर्स को ऐड कर दें तो हमारे कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बट इस वैल्यू को शुरू से आप पढ़ते आए हैं स्टूडेंट्स कि स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए एक हमारे पास कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट तो हमने निकाल ली, बट अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी गिवन है तो आप कॉस्ट प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर करें और दोनों में से जो वैल्यू लोअर है वो हमारे स्टॉक की वैल्यू होगी। फिर कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखेंगे ये वैल्यूएशन करते समय। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में कंसाइनर के एक्सपेंसेस दे रखे हैं और उसका नेचर नहीं दे रखा तो आप कंसाइनर के सारे ही एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट शेयर लें, क्योंकि कंसाइनर केवल ही नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे करता है। बट कंसाइनी के एक्सपेंसेस के साथ अगर नेचर नहीं लिखा हुआ तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस को इग्नोर करने के बाद ही स्टॉक की कैलकुलेशन करें। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। एग्जाम्पल इज A of Delhi consigned 300 boxes costing ₹250 each to B of Lucknow. A कंसाइनर है यहाँ और B कंसाइनी है। 300 बॉक्स क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है ₹250 पर यूनिट।
ही मीन्स कंसाइनर ने पेड कैरेज एंड फ्रेट ₹1,500 एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹900। तो स्टूडेंट्स ए ने 1,500 प्लस 900 मिलाकर 2,400 एक्सपेंसेस पे किए जो कि नॉन रेकरिंग है। तो यही समझ लें कि 300 बॉक्सेस को भेजने में 2,400 एक्सपेंसेस पे किए तो पर बॉक्स कितना हो गया? 2,400 डिवाइडेड बाय 300 इज़ 8। तो जो 250 पर यूनिट एक बॉक्स है उसमें 8 रुपये किसके ऐड हो गए? एक्सपेंसेस के। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉक्स की कॉस्ट 250 प्लस 8 258 हो गई। नाउ बी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। बी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट अनलोडिंग, सेकेंड ऑक्ट्रॉय, थर्ड कैरेज, फोर्थ गोडाउन रेंट एंड फिफ्थ सेलिंग एक्सपेंसेस। बी ने मीन्स कंसाइनी ने 5 एक्सपेंसेस पे किए। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें से नॉन रेकरिंग कौन से हैं और रेकरिंग कौन से हैं। सो अनलोडिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज ये तीनों नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं जिनका टोटल कितना हुआ? 400 प्लस 600 प्लस 800, तीनों मिलाकर 1,800 नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी ने पे किए। कितने यूनिट्स के लिए? 300 के लिए। तो 1,800 डिवाइडेड बाय 300 एक यूनिट के 6 रुपीज़ हुए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि एक यूनिट की परचेज प्राइस 250 है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस 8 रुपीज़ हैं और कंसाइनी के एक्सपेंसेस 6 हैं। तो तीनों मिलाकर एक यूनिट की कॉस्ट कंसाइनी के पास पहुंचने तक 264 हो गई। गोडाउन के रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस को रेकरिंग एक्सपेंसेस होने के कारण स्टॉक के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। 300 बॉक्सेस में से बी ने 200 बॉक्सेस को सेल कर दिया तो स्टॉक कितने का बचा? 300 minus 200 is 100. Our question is find out the value of closing stock. Two cases में, first case when market price is 320 and second case when market price is 240. So let's start solution. First step, purchase price of stock on consignment. क्या पढ़ा अभी हमने? बॉक्स भेजे थे उन्होंने 300, उसमें से सेल कर दिए 200, तो कंसाइनी के पास अनसोल्ड बॉक्स बचे 100। एक बॉक्स की कॉस्ट प्राइस है 250। सो परचेज प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज 100 मल्टीप्लाइड 250 कम्स 25,000। उसमें क्या ऐड करेंगे? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय ए। सो दैट इज कैरेज एंड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस दोनों मिलाकर 2,400। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालते हैं? 2,400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 जो अनसोल्ड है। तो एक यूनिट के ₹8 और 100 यूनिट के एक्सपेंसेस 800 हैं। देन एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय बी। तो बी के एक्सपेंसेस में से अभी हमने सेपरेट किए अनलोडिंग, ऑक्ट्रॉय और कैरेज, ये तीनों ही नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। तीनों को ऐड कर लें, दैट कम्स 1,800 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 300 एंड मल्टीप्लाइड स्टॉक यूनिट 100, दैट इज इक्वल टू 600. सो total cost of stock on consignment is 25,000 plus 800 plus 600 is equal to 26,400. और स्टूडेंट्स शॉर्ट में एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक यूनिट 250 की परचेज की गई, ₹8 पर यूनिट कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं और ₹6 पर यूनिट कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। तो एक यूनिट की कॉस्ट 264 है और 100 यूनिट्स अनसोल्ड है। तो अगर हम सीधी तरह से निकालें तो 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 264 से भी स्टॉक की वैल्यू 26,400 आएगी। दैट्स द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब हम इस कॉस्ट प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक बॉक्स की मार्केट प्राइस 320 है
तो 100 बॉक्स की मार्केट प्राइस 100 इंटू 320 कम्स 32,000, बट इन्हीं बॉक्सेस की कॉस्ट प्राइस जो अभी हमने कैलकुलेट की 26,400 है, और हमारा कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, सो 32,000 और 26,400 में से जो कम है कौन सा, 26,400 इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें एक बॉक्स की मार्केट प्राइस ₹240 है। सो 100 बॉक्स की मार्केट प्राइस कितनी हुई, 100 इंटू 240 दैट इज़ 24,000, जबकि कॉस्ट प्राइस जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो सेम है 26,400, और स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर में से इस बार 24,000 लोअर है, तो स्टॉक की वैल्यू होगी 24,000। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि केवल यूनिट्स ही क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाले बिना कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, और इस मेथड से आप स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड एट इनवॉइस प्राइस। स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति, इवन कंसाइनर हियर, वो ये नहीं चाहता कि वो अपने कंसाइनी को अपने गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट बताए, वो उससे अपने प्रॉफिट को छुपाना चाहता है। तो कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स सेंड करता है तो वो उसको एक्चुअल कॉस्ट पर ना भेजकर उस कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट इन्वॉल्व करके तब कंसाइनी के पास गुड्स भेजता है। तो कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ें तो यहाँ उसे प्रॉफिट ना कहकर लॉडिंग वर्ड कहेंगे। सो हेयर कॉस्ट प्राइस प्लस लॉडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इट मीन्स कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर गुड्स सेंड करता है, और उस इनवॉइस प्राइस का मीनिंग है कॉस्ट प्राइस प्लस लॉडिंग, और यू कैन से प्रॉफिट। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट। क्या? फर्स्ट केस, cost of goods sent on consignment is given in questions was 1,20,000। कंसाइनर ने कंसाइनी को 1,20,000 रुपये की कॉस्ट का गुड्स भेजा, बट गुड्स इन्वॉइस्ड एट 20% अबव इनवॉइस प्राइस। जो प्रॉफिट दिया है वो किस पर दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पर 20%, लेकिन इनवॉइस प्राइस हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस plus lodging is equal to invoice price. So let's take invoice price ₹100. तो lodging कितना हुआ, invoice price पर 20%, so lodging is 20। तो cost कितनी आ जाएगी, 100 में से lodging के 20 माइनस करेंगे तो cost price is 80। And according to unitary method, if cost price is 80 then lodging is 20, if 1 then 20 by 80 and into 120, so here lodging price is ₹30,000. And in the second example, goods sent on consignment is given on invoice price 3 lakh, but percentage of profit is given on cost. So again write the same formula, cost plus lodging is equal to invoice price। यहाँ cost दे रखी है आपको, cost पर profit की percentage दे रखी है, तो cost हमने assume कर ली 100, तो लॉडिंग कितना हुआ, कॉस्ट पर 25% मीन्स 25, सो हेयर इनवॉइस प्राइस इज 125। तो लॉडिंग कैसे निकालेंगे, इफ इनवॉइस प्राइस इज 125 देन लॉडिंग इज 25, इफ 1 then 25 over 125, and if 3 lakh then it is 60,000। तो इस तरह से लॉडिंग की कैलकुलेशन हम करेंगे। बट स्टूडेंट, एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा इन दो नोट्स से अगर आप लॉडिंग निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट कि आपको क्वेश्चन में मोस्टली इनवॉइस प्राइस दे रखा होगा, लेकिन फर्स्ट केस कि दिया हुआ तो इनवॉइस प्राइस है, जो गुड सेंट है वो तो इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है, बट प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर दे रखी है। तो लॉडिंग निकालते समय इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट के फॉर्मूले से आप हमेशा लॉडिंग निकालेंगे। एंड द सेकेंड केस कि क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस ही दे रखी है
और प्रॉफिट की परसेंटेज भी इनवॉइस प्राइस पर ही है, तब लॉडिंग निकालने के लिए रेट ओवर 100 से इनवॉइस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉडिंग आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान से करें, आइदर रेट ओवर 100 और रेट ओवर 100 प्लस रेट के फॉर्मूले से लॉडिंग आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ी, बट उन जर्नल एंट्रीज में जितने गुड्स के आइटम्स थे उन सब को कॉस्ट प्राइस पर दिखाया हुआ था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि जो भी गुड्स के आइटम्स हैं उन सब को इनवॉइस प्राइस मीन्स कॉस्ट प्लस लॉडिंग पर दिखाया गया है। तो इसलिए अब हमें उसके लॉडिंग को अलग से शो करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एंट्री बनानी होगी। तो हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। फर्स्ट, इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की बेसिक एंट्री तो हमने पढ़ी ही थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बट यहाँ स्टॉक की वैल्यू इनवॉइस प्राइस पर दे रखी है, मीन्स इसमें लॉडिंग इंक्लूड है। तो उस लॉडिंग के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, दैट्स अवर न्यू एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, अमाउंट तो आपने निकाला ही था अभी आपसे, अभी भी आपने क्या रेट बाय 100 या रेट ओवर 100 प्लस रेट से। अब एंट्री की बात है तो क्या एंट्री कर दी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन गुड्स का कौन सा होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री हमने पहले पढ़ी थी, वही एंट्री रहेगी। क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बट यहाँ जो गुड्स सेंट है वो इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है, तो इसकी लॉडिंग की एंट्री हमें अपोजिट साइड करनी होगी। तो जो एंट्री अभी हमने की उसकी जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मीन्स पहले हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री जो की थी उसका रिवर्स कर दें, तो रिवर्स एंट्री हुई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन, अगर कंसाइनी ने कुछ गुड्स वापस किया है तो उसकी जनरल बेसिक एंट्री है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बट ये गुड्स भी इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसकी लॉडिंग एंट्री क्या होगी, अपोजिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन किसका होगा स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक की बेसिक एंट्री हमने पढ़ी थी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बट यहाँ भी स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा है, तो उस इनवॉइस प्राइस की लॉडिंग हम निकालेंगे और उसकी एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो गुड्स के 4 आइटम्स हैं केवल उन्हीं पर ही लॉडिंग बनाया जाता है। कौन कौन से 4 पढ़े हमने, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी। इन चारों ट्रांजैक्शन की हमने लॉडिंग एंट्रीज पढ़ ली। तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में इन चारों अकाउंट्स को और इनकी लॉडिंग को हम कैसे शो करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं और उसमें इन सारे ट्रांजैक्शंस को शो करें। तो सबसे पहले हमने दिखाया था ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने कहाँ शो किया, डेबिट साइड टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन कौन से प्राइस पर दिखाया, इनवॉइस प्राइस पर। तो इसलिए इसकी लॉडिंग को इसके अपोजिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड दिखाएंगे। किस नाम से, अभी हमने पढ़ा था, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। सेकेंड ट्रांजैक्शन होता है किसका, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। तो हमने डेबिट साइड दिखाया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन किस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर। तो इसकी लॉडिंग को क्रेडिट साइड शो करेंगे सेम नाम से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉडिंग। थर्ड ट्रांजैक्शन है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को गुड्स रिटर्न किया, तो उस रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। क्या, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स रिटर्न हो गया, बट ये भी इनवॉइस प्राइस पे दिखाया, तो ये क्रेडिट साइड शो किया है, तो इसकी लॉडिंग डेबिट साइड शो करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये उसकी लॉडिंग हो गई। एंड द लास्ट
गुड्स का आइटम होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बट ये स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पर है तो इसका लॉडिंग डेबिट साइड शो करेंगे टू स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में लॉडिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर इन चारों ट्रांजेक्शन्स को मीन्स जो गुड्स से रिलेटेड है इनवॉइस प्राइस पर दिखाया हुआ है तो उसके अपोजिट साइड उनकी लॉडिंग को ज़रूर दिखाएंगे, बट ध्यान रखें कि अगर इनमें से कोई आइटम कॉस्ट प्राइस पर है तो उसकी लॉडिंग नहीं दिखाएंगे। जब इनवॉइस प्राइस पे दिया होगा तो ही उसकी लॉडिंग उसके अपोजिट साइड आप शो करेंगे। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ चुके, आइदर रेट ओवर 100 और रेट ओवर 100 प्लस रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉस ऑफ गुड्स। तो स्टूडेंट्स, जब कोई भी बिज़नेस किया जाता है तो उसमें एक्सपेंसेस तो हमें पे करने पड़ते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस से हम बिज़नेस करते हैं, बट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो लॉस दो तरह का होता है, फर्स्ट इज़ नॉर्मल लॉस एंड सेकेंड इज़ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी फर्दर दो तरीके से हो सकता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजे तो वो रास्ते में ही हो जाए तो दैट इज़ लॉस इन ट्रांजिट, बट अगर गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद होता है तो दैट इज़ लॉस एट कंसाइनीज प्लेस। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज़ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? एक ऐसा लॉस जो हमारे प्रोडक्ट के बेसिक नेचर के कारण होता है, वो उसकी स्वाभाविक प्रकृति के कारण होता है और उस लॉस को हम रोक नहीं सकते, वो लॉस नॉर्मल लॉस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी लिक्विड को जस्ट लाइक ऑयल अगर हम कहीं डिस्पैच करते हैं तो ऑयल का बेसिक नेचर है कि उसमें से लीकेज हो जाती है, तो उसका लीकेज होना उसका एक बेसिक नेचर होने के कारण उस लॉस को हम नॉर्मल लॉस कहेंगे। एंड अदर एग्जांपल्स आर लॉडिंग एंड अनलॉडिंग ऑफ कोल, इवेपोरेशन, ड्राइंग ऑफ ट्रीज, रॉटननेस ऑफ फ्रूट्स एट्सेट्रा। नॉर्मल लॉस की अलग से कोई भी एंट्री नहीं की जाती। जब एंट्री नहीं करेंगे तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा कि आपने मान लीजिए 1000 किलोग्राम ऑयल की कॉस्ट निकाली 2 लाख, उसमें से 1000 में से केवल 10 किलोग्राम हमारा लीक हो गया, तो जो कॉस्ट 1000 किलोग्राम की थी वही कॉस्ट 900 किलोग्राम की हो गई। इसका मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी नॉर्मल लॉस के कारण इन्फ्लेट हो जाती है। नाउ अबाउट एबनॉर्मल लॉस। तो अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल लॉस उसके बेसिक नेचर के कारण होता है, लेकिन अगर हमारी नेग्लिजेंस या हमारी केयरलेसनेस के कारण अगर कोई लॉस होता है तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल लॉस को हम रोक नहीं सकते, बट एबनॉर्मल लॉस को हम प्रिकॉशंस लेकर रोक सकते हैं। नॉर्मल लॉस के एग्जांपल्स हमने पढ़े, अब एबनॉर्मल लॉस के पढ़ें। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट और पिल्फरेज एट्सेट्रा। नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हम निकालेंगे, और बिल्कुल कैसे, जैसे अभी अभी हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू निकाली, बिल्कुल उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी। फर्दर जो एबनॉर्मल लॉस है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। जब कंसाइनर कंसाइनी को कोई गुड्स साइन करता है और उस गुड्स में से कुछ गुड्स रास्ते में ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हो गया, कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले हो गया। फॉर एग्जांपल कि कंसाइनर ने जब कंसाइनमेंट भेजा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण अगर कुछ गुड डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हुआ है। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? परचेज प्राइस ऑफ गुड्स डैमेज निकालेंगे पहले। कैसे? जितनी यूनिट्स डैमेज हुई उनको उनकी परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके, और उसमें कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट शेयर ऐड कर देंगे तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड केस कि जब कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद लॉस होता है तो वो सेकेंड लॉस है। कैसे? कि कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया और उसके गोडाउन में अगर फायर हो गई तो हम कहेंगे कि वो एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद हुआ है।
तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टू स्टेप्स विल बी द सेम। परचेज प्राइस निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स डैमेज्ड को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके, कंसाइनर के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट जोड़ेंगे, और अब हम कंसाइनी के भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस कंसाइनी के पहुंचने के बाद हुआ है। इस तरह से एक स्टेप और जोड़कर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया था जिसमें कोई लॉस नहीं था, बट अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी, रास्ते में भी हुआ और उसके यहाँ पहुँच के बाद भी हुआ, तो इन सारे लॉसेस के केस में हम स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालें, उसका एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, 1 बाय 1 स्टेप को आप देखें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो मीन्स पहले क्या निकालें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक क्वांटिटी का और दूसरा अमाउंट का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी क्वांटिटी भी और उसका अमाउंट भी। उसमें कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें। देन अगर रास्ते में अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसकी क्वांटिटी भी माइनस करें और उसका अमाउंट भी माइनस करें। इसके बाद गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गया तो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को जोड़ें, उसमें क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। फिर अगर कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद एबनॉर्मल लॉस होता है तो उस एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस करें, क्वांटिटी को भी और उसके अमाउंट को भी, फिर बैलेंस आ जाएगा। उसमें से अगर कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल लॉस की केवल क्वांटिटी माइनस करें, उसका अमाउंट नहीं निकालते। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी स्टॉक। उस गुड क्वालिटी स्टॉक में से जितना स्टॉक सेल कर दिया वो माइनस कर दें तो अनसोल्ड गुड्स की यूनिट्स आ जाएगी, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करके कॉस्ट निकाल लेंगे। दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। फिर उस कॉस्ट प्राइस को NRV से कंपेयर करेंगे। बी पार्ट में हम निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी, और उन दोनों में से जो लोअर है वो स्टॉक की वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे NRV? क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस में से अगर कैश में कमीशन दे रखा है तो कमीशन का अमाउंट माइनस कर दें तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है, और जो दोनों में से लोअर होगा वो स्टॉक की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन करते समय एक्सपेंसेस पर स्पेसिफिकली फोकस करें कि हमेशा कंसाइनर के तो सारे ही एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, क्योंकि कंसाइनर ऑलवेज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ही पे करता है। लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड करते समय ध्यान रखें कि उसके रेकरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करने। कौन कौन से होते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस, उसकी एक लिस्ट दी हुई है। गोडाउन रेंट, वेयरहाउस रेंट, डिस्काउंट, बेड डेट्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा इन एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस दोनों तरह का, उस सभी को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। क्या एग्जाम्पल है? सेंट्रल ऑयल कंसाइंड 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल कॉस्टिंग 800 पर बैरल टू लुब्रिजॉयस लिमिटेड। तो कंसाइनर है सेंट्रल ऑयल, कंसाइनी है लुब्रिजॉयस लिमिटेड। उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स भेजी 1000 और एक बैरल की कॉस्ट है 800, जिस पर सेंट्रल ऑयल मीन्स कंसाइनर ने 50,000 पे किए फ्रेट एंड इंश्योरेंस के। तो ये 50,000 हमारे क्या हैं? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। 1000 में से 25 बैरल्स रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, इसका वैल्यूएशन करेंगे। देन कंसाइनी ने डिलीवरी ली, तो कितने यूनिट्स की डिलीवरी ली उसने? 1000 में से 25 तो रास्ते में डैमेज हो गए, तो 975 बैरल्स कंसाइनी के पास पहुँचे, जिस पर कंसाइनी ने 11,250 का कैरेज पे किया। तो इट मीन्स कैरेज हमारा क्या है? ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है। गोडाउन का रेंट पे किया और दूसरा उन्होंने सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए, ये दोनों रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 40 बैरल्स उसके गोडाउन में जाने के बाद फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है।
सारे में से 750 बैरल्स को उन्होंने सेल कर दिया और उसके गोडाउन में पहुंचने के बाद 25 बैरल्स का नॉर्मल लॉस हुआ। तो इन सभी केस में हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है? क्वांटिटी है 1000 एट द रेट ऑफ 800, तो 1000 इंटू 800 इज़ 8 लाख। जिसमें ऐड कर दीजिए कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर ने 50,000 पे किया, तो क्या हो गई? कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 बैरल की कॉस्ट ₹8,50,000 हो गई। उसमें से लेस करेंगे सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ ट्रांजिट में, कितने यूनिट्स का? 25 का। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8,50,000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 25। इस फॉर्मूले से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली, दैट कम्स 21,250। यूनिट्स में से यूनिट माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस 25 इज़ 975 और 8,50,000 में से 21,250 माइनस करें तो कंसाइनी के पास 975 बैरल्स पहुँचे, जिसकी कॉस्ट 8,28,750 है। उसमें ऐड कर दीजिए कंसाइनी के केवल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो कितने हैं? 11,250, उसको भी ऐड कर दीजिए। सो 975 बैरल्स की कॉस्ट ऐड करने के बाद आ गई 8,40,000। देन कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद भी दोबारा से 40 बैरल्स का फिर लॉस हो गया बाय फायर, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। तो इस 40 बैरल की कॉस्ट हमें निकालनी होगी। कैसे निकालें? 8,40,000 डिवाइडेड बाय 975 मल्टीप्लाइड 40। इस फॉर्मूले से 34,462 ये वैल्यू हम इसकी निकाल दें, तो हमारे पास बैलेंस यूनिट कितनी आ गई? 935 और वैल्यू आ गई 8,05,538। लेस नॉर्मल लॉस, तो फिर नॉर्मल लॉस हो गया लीकेज के कारण 25 बैरल्स का। हमने पहले ही पढ़ा कि नॉर्मल लॉस की केवल और केवल हमें यूनिट्स माइनस करनी है, तो 935 में से 25 माइनस कर दें। सो नाउ वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी स्टॉक इज़ 910 और अमाउंट कितना है? 8,05,538। उसमें से 750 बैरल्स को उन्होंने सेल कर दिया, तो 910 में से 750 सोल्ड यूनिट्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग बैरल्स बचे 160। उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर फॉर्मूला यूज़ किया, 8,05,533 divided by 910 into 160. So value of closing stock is 1,41,632. So students, I hope you understood the concept fully. अब आप इन सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ kavitagupta48726@gmail.com. Thank you. Have a nice day. Students, these are some important questions based on the final part of consignment accounting. Question number 1. Explain with the help of example how to value the consignment stock in case of normal and abnormal loss. Second one, there is a numerical question. C consigned goods costing ₹70,000 to D at per performa invoice price, which is cost plus 1/8 profit on selling price. D spent ₹2,000 on tariffs and 1,000 on advertisement. 1/10 of the goods are destroyed and 1/4 of the remaining remain unsold. Calculate value of abnormal loss and stock on consignment. Third question is, what is abnormal loss? How will you record it in consignment accounting? Fourth question is, Navneet and Company of Faridabad consigned to Super Electronics of New Delhi 50 sewing machine, the invoice price of which is ₹2,500 each.
which was 25% above their cost price. They paid for packing rupees 300, insurance rupees 200 and carriage rupees 400. Super Electronics sold 40 machines at rupees 3000 each. The expenses thereon being rupees 1000, the commission was 8% and 2% dull credit commission on sales. They remitted rupees 60,000 on account. Show necessary ledger accounts in the books of both the parties. Students, keep practicing such type of questions. Thank you.